जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन ही दिलचस्प विषय वस्तु व्यक्तित्व के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। और आइए हम जानते हैं कि पर्सनालिटी क्या है, यानी कि व्यक्तित्व किसे कहेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसा है, तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। शायद आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि आप किस व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तित्व में अगर मैं बात करूं तो आमतौर पे आप सुनने को या कहने को मिलता है कि फला व्यक्ति की पर्सनालिटी बड़ी ही बेहतरीन पर्सनालिटी है। आपने आमतौर पे सुना होगा, वाह क्या पर्सनालिटी है, वाह कितनी सुंदर पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी शब्द की शुरुआत रोम से हुई, और रोम के लोग, जो रोम की भाषा है, रोम की भाषा पर्सोना से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई। जी हाँ, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना भाषा से हुई, जो रोम का एक शब्द होता है पर्सोना। पर्सोना का असली मतलब, रोम की बात करें तो रोम की भाषा में पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या नकली चेहरा। रोम के लोग उस समय नकली चेहरा या मुखौटा लगाकर नाटक नौटंकी किया करते थे। उसी समय से पर्सोना शब्द की उत्पत्ति हुई, और पर्सोना से पर्सनालिटी, जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। अब हम सामान्य तौर पे तो समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। हम आपस में चर्चा करते हैं कि फला की व्यक्तित्व बड़ा बेहतर है, वो बड़े अच्छे शानदार व्यक्तित्व का आदमी है। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, या बिल्कुल सही अनुमान लगाते हैं। बाहरी बनावट और रूपरेखा को हम व्यक्तित्व का नाम व्यक्तित्व कहा जाता है। असल मायने में जो व्यक्ति बाहर से जितना बेहतर दिखता है, हम उसको मान लेते हैं कि उसका व्यक्तित्व उतना ही बेहतर होगा। यानी बाहर के साथ साथ अंदर से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण बेहद जरूरी है। तो आइए कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली परिभाषा गिलफोर्ड महोदय ने दी है, जिनका मानना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का सम्मिलित प्रतिरूप है। हमारे अंदर जो गुण है, अब तक हम क्या समझ रहे थे कि बाहरी रूपरेखा, बाहरी बनावट को व्यक्तित्व कहते हैं। रोम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग नकली मुखौटा लगाकर राम जी बन जाते हैं, लोग नकली मुखौटा लगाकर रावण भी बन जाते हैं। यानी कि जिसका जैसा मेकओवर, जैसा ऊपर बनावट, जैसा मुखौटा, वैसा उसका व्यक्तित्व हम मान लेते हैं। ये कहने की बात है। व्यक्तित्व को आखिरी मतलब बिल्कुल यही है कि जो जैसा बाहर से दिखता है, उसका ऐसा ही व्यक्तित्व होगा। लेकिन मनोविज्ञान इसकी जड़ तक घुसे, उसकी जड़ तक जाए, तो थोड़ा सा परिवर्तन पाएगा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित प्रतिरूप है। इसमें क्या है, बाहरी गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी व्यक्तित्व कहा गया है। और गिलफोर्ड महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित प्रतिरूप है। हमारे अंदर जो भी गुण है वो सारे व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। हमारे अंदर बेहतर गुण होंगे, अच्छे गुण होंगे, अच्छे शील गुण होंगे, तो हम बेहतर व्यक्तित्व के लोग कहलाएंगे। और अगर हमारे अंदर बुरे गुण होंगे तो हम बुरे व्यक्तित्व के व्यक्ति कहलाएंगे। एक और परिभाषा देखते हैं। वुडवर्थ महोदय के अनुसार, वुडवर्थ महोदय का कहना है कि व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को हम व्यक्तित्व कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी बाहरी बनावट की बात नहीं आ रही है, यहाँ व्यक्ति के व्यवहार की बात आ रही है कि व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुण, व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, कैसा बातचीत करता है, कैसा उठना बैठना है, कितना प्रेम करता है, कितना सहृदय है, कितना ईमानदार है, कितना वफादार है, और कितना समझदार है, उसके समस्त गुणों को हम व्यक्तित्व कह सकते हैं। अब तक हम सामान्य भाषा में समझ रहे थे कि बाहरी रूपरेखा या बाहरी अच्छे मेकओवर को हम व्यक्तित्व कह सकते हैं। लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम बाहरी रूपरेखा के साथ आंतरिक गुणों को, व्यवहारिक गुणों के समस्त व्यवहार के समस्त गुणों को भी व्यक्तित्व कहा जा सकता है। यानी व्यक्ति केवल बाहर से बेहतर ना रहे, वो बाहर के साथ साथ अंदर से भी उसके अंदर ढेर सारी क्वालिटी भरी होनी चाहिए। आपने नाम सुना होगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। अगर हम व्यक्तित्व की सामान्य भाषा में जाए तो अगर दुकान ऊंची है तो पकवान भी ऊंचे होने चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अक्सर होता है ऊंची दुकान फीके पकवान। जो आदमी, अक्सर आपने कई लोगों को देखा होगा, बाहर से लोग टिप टाप में रहते हैं और अंदर से बड़े गंदे लोग होते हैं। उनके नेचर, उनके चरित्र से वो बड़े घटिया लोग होते हैं। सबके लिए बात साबित नहीं होती। कई लोग बाहर से बड़े अच्छे होते हैं और अंदर से तो अच्छे होते ही हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के बाहरी गुणों को देखकर, उसके पहनावे को देखकर, उसके मेकओवर को देखकर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाना शायद ठीक नहीं होगा। हम आज तक यही समझते हैं कि जो व्यक्ति बाहर से जितना बेहतर दिखता है, उसका आंतरिक व्यक्तित्व भी ऐसा होगा। इसीलिए हम किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर बोलते हैं, वाह क्या पर्सनालिटी है,
मैं मानता हूं कि बाहरी पर्सनालिटी आपको इफेक्ट करता है, खींचता है, लेकिन बाहरी पर्सनालिटी के साथ साथ आंतरिक गुणों का विकास होना या आंतरिक पर्सनालिटी का बेहतर होना भी बेहद जरूरी है। तो हम व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था कि इस वीडियो के आखिरी तक बने रहे, जिससे आप जान पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो मैं कुछ व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में चर्चा करूंगा कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हम कई भागों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। हमने सबसे पहली बात चर्चा की है कि शारीरिक रचना पर व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। अब हम शारीरिक दृष्टिकोण से देखें, शारीरिक रचना के आधार पर देखें तो व्यक्तित्व के यहाँ 3 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। ये 3 तरह की पर्सनालिटी हम शारीरिक रचना के आधार पर 3 भागों में लोगों को बांट सकते हैं। जिसमें पहला है शक्तिहीन। शक्तिहीन व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो काफी कमजोर, दुबले पतले और सताए हुए लोग होते हैं, या मानसिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, जैसा नाम से प्रतीत हो रहा है शक्तिहीन व्यक्तित्व। अगर आपके पास पड़ोस में कोई बहुत दुबला पतला, बहुत डरा सहमा व्यक्ति है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है शारीरिक रचना के आधार पर? तो शक्तिहीन है। दूसरा है खिलाड़ी। जो व्यक्ति अच्छा खासा स्वस्थ, हेल्दी हो, बातचीत करने में बेहतर हो, लोगों से अच्छी तरीके से पेश आता है और हर चीज के लिए एक्टिव हो, उसको हम बोल सकते हैं खिलाड़ी पर्सनालिटी का व्यक्ति है। ये शारीरिक रचना के आधार की बात कर रहा हूं मैं, अगर शारीरिक रचना के आधार पर देखें तो। और तीसरा है नाटा, जिसको हम पिकनिक बोलते हैं। ऐसे लोग पेट निकले हुए नाटे कद के होते हैं, जो बिल्कुल भद्दे जैसे, गेंद जैसे, फुटबॉल जैसे दिखते हैं, ऐसे लोग को हम नाटा व्यक्तित्व बोल सकते हैं। ये 3 जो प्रकार थे, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा, ये शारीरिक रचना के आधार पे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। तो आप इनमें से किसमें आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसमें सबसे बेहतर व्यक्तित्व का आदमी होता है खिलाड़ी आदमी, एथलेटिक आदमी, जो स्वस्थ होता है, न बहुत मोटा होता है, न बहुत दुबला होता है। अब बात करें समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। हमारे भारत के समाज में जो समाजशास्त्रीय आधार है उसमें व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा गया है। अभी तक आपने व्यक्तित्व के 3 प्रकार देखे शारीरिक रचना के आधार पर। अब हम देखेंगे समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है या पहला व्यक्तित्व है, पहला व्यक्तित्व का प्रकार है सैद्धांतिक व्यक्तित्व, थ्योरेटिकल पर्सनालिटी। इस व्यक्तित्व के लोग हर सिद्धांत का पालन करते हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं, सदा सत्य बोलो, सत्य के रास्ते पर चलो, सबका सम्मान करो। ऐसे लोग सिद्धांतिक होते हैं। अगर आप सिद्धांतिक हैं, सिद्धांतों को मानते हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं और सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आप बिल्कुल सैद्धांतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत यानी कि थ्योरेटिकल पर्सनालिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर दूसरे प्रकार की बात करो तो आर्थिक व्यक्तित्व यानी इकोनॉमिकल पर्सनालिटी। कुछ लोग को आपने ऐसे देखा होगा, बहुत शोबाजी करते हैं, बहुत दिखाते हैं, खाली पैसे 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 की बात करते हैं। ये फोन देखो 2000 रुपए का, ये कपड़ा 5000 रुपए का, ये एंड्रॉइड फोन 1.5 लाख रुपए का। वो हर चीज में एमआरपी की बात करते हैं। आज मैंने बढ़िया सा नाश्ता मंगाया था 500 रुपए का, आज मैंने सुंदर सी कार देखी 3 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। मतलब हर चीज में एमआरपी को इंक्लूड करना वो जरूरी मानते हैं। उनको हम कह सकते हैं आर्थिक व्यक्तित्व के लोग। आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे जो हर चीज में एमआरपी को जरूर इंक्लूड करते हैं। आज मैंने बहुत अच्छा कपड़ा खरीदा है 500 रुपए का। अब तीसरा प्रकार देखिए सामाजिक व्यक्तित्व। इस व्यक्तित्व के लोग समाज के लोगों के साथ उठना बैठना, सबके साथ अच्छा बातचीत करना, सबके साथ घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं, समाज की सामाजिक नीतियों और सामाजिक संतुलन बनाकर रखते हैं। इसको हम बोल सकते हैं सोशल पर्सनालिटी पर्सन। इसमें भी काफी अच्छे लोग आते हैं जो सोशल पर्सनालिटी पर्सन होते हैं। तो चौथा प्रकार है राजनीतिक व्यक्तित्व यानी कि पॉलिटिकल पर्सनालिटी। ऐसे लोग केवल राजनीति करना जानते हैं। नेता आपने देखा होगा चुनाव में खड़े होते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये राजनीतिक व्यक्तित्व के भी लोग कुछ होते हैं जो हर बात को बहुत चढ़ा बढ़ा के बातचीत करते हैं और राजनीति की भाषा में बात करते हैं। तो उन लोगों की व्यक्तित्व, उन लोगों का व्यक्तित्व कैसा है? राजनीतिक पर्सनालिटी है यानी कि पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। एक चौथा 5वां प्रकार निकल कर सामने आ रहा है
धार्मिक व्यक्तित्व। कुछ लोग इतने धार्मिक व्यक्तित्व के होते हैं जो सुबह शाम पूजा पाठ में लीन रहते हैं, ईश्वर में आस्था और विश्वास रखते हैं, जो कुछ दिया हुआ है ईश्वर का दिया हुआ है और जो कुछ भी जाएगा ईश्वर द्वारा ही लिया जाएगा। मतलब उनको ईश्वर और परंपराओं संस्कृतियों में बहुत विश्वास होता है। ऐसे लोग को हम धार्मिक व्यक्तित्व के लोग कहते हैं। आप 5 कोर्स पर ढूंढेंगे तो आपको धार्मिक प्रवृत्ति के या धार्मिक व्यक्तित्व के लोग भी मिल जाएंगे। अगला प्रकार देखें तो कलात्मक प्रवृत्ति के लोग, यानी कलात्मक व्यक्तित्व। ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। कोई कलाकार, कोई पेंटर अच्छा है, कोई अच्छा सिंगर है, कोई अच्छा लेखक है, तो ये भी एक अच्छा प्रकार है। तो समाजशास्त्रीय आधार पे 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बेहतर सामाजिक व्यक्तित्व को कहा गया है। सोशल पर्सनालिटी है, ये सबसे बेहतर पर्सनालिटी होती है जो समाज के लोगों को एक साथ लेकर सबका साथ सबका विकास के ढर्रे पे चलती है। इसलिए इस सभी 6 प्रकार में सबसे बेहतर पर्सनालिटी सामाजिक पर्सनालिटी को माना गया है, सोशल पर्सनालिटी को माना गया है। और पहले प्रकार में एथलेटिक यानी खिलाड़ी व्यक्तित्व को अच्छा माना गया है। अब मैं बात करूं मनोवैज्ञानिक प्रकार की, तो ये बिल्कुल ये तो आप कहने सुनने की बात नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान ने जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण को किया है या व्यक्तित्व के प्रकार को बदलाया है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक जुंग महोदय का कहना है कि मनोविज्ञान के आधार पर वो व्यक्तित्व को उन 3 भागों में बांटा है। आपको अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने लाल पेन से मार्क किया यहाँ पे। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जुंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है या उसका नाम दे सकता है। तो जुंग महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, जिसको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का नाम दिया। अंतर्मुखी का मतलब वो बालक जो बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े चुपचाप रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं या कम लोगों से बातचीत करते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं, भीड़ से घबराते हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा या पहचान भी किया होगा कि फला व्यक्ति तो किसी से बिल्कुल बातचीत नहीं करता, बहुत रिजर्व रहता है। ऐसे लोगों को हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग कहते हैं। और दूसरी बात करें बहिर्मुखी, ऐसे लोग जो समाज में पटर पटर हर जगह चटर पटर बोलते रहते हैं, बिना काम के भी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं लोगों की बातों में, चटर पटर बोलते रहते हैं, हर जगह अपनी बात को खुसरने की कोशिश करते हैं, हर जगह अपने पेज को डालने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब बहुत कम बोलने वाला, और बहिर्मुखी मतलब अत्यधिक बोलने वाला, अधिक उत्साहित रहने वाला, अत्यधिक, एक सीमा से अधिक। और तीसरा प्रकार है उभयमुखी, जो दोनों के बीच की एक इकाई होती है, जो आवश्यकता पड़ने पर बोल भी लेते हैं, आवश्यकता पड़ने पर खामोशी के साथ बात को सुनते हैं, समझते हैं, फिर जवाब देते हैं, उसको हम कहते हैं उभयमुखी। तो इस तीनों पर्सनालिटी में सबसे बेहतर जो व्यक्तित्व है वो उभयमुखी व्यक्तित्व कहलाता है। अब हम एक आखिरी वर्णन कर चर्चा करेंगे कि भारतीय वर्गीकरण व्यक्तित्व को जो प्रकार है, उसमें भारतीय दार्शनिक ने या भारतीय योग शास्त्र कहे या फिर भारतीय मनोविज्ञान के आधार पर कहे, उन्होंने 3 भागों में बांटा है हमारे व्यक्तित्व को। तो पहला व्यक्तित्व कहता है सतगुण, रजगुण और तमगुण। आपने अक्सर सुना होगा भारतीय योग दर्शन में कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारे मनोविज्ञान में भारतीय वर्गीकरण के अंतर्गत हमारे व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। एक है सतगुण व्यक्तित्व, रजगुण व्यक्तित्व और तमगुण व्यक्तित्व। सतगुण व्यक्तित्व का आशय है वो व्यक्ति जो सदा सत्य के मार्ग पर चलता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्वहन करता है, एक अच्छा व्यक्ति बनता है, आदर्शवादी और ईमानदार व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और हम रजगुण की बात करें तो ये आदमी सामान्य जीवन व्यतीत करता है, समाज के लोगों के साथ सामान्य उठना बैठना या सामान्य तरीके से पेश आना, सामान्य जीवन व्यतीत करता है। और जो तमगुण वाले लोग हैं ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, बेईमान होते हैं, आपके साथ जेब कतरी का काम कर सकते हैं। तो आप इन तीनों व्यक्तित्व में किस व्यक्तित्व के अंतर्गत आ रहे हैं, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सतगुण मतलब बिल्कुल भगवान को मानने वाले, सात्विक गुण वाले, पूजा पाठ करने वाले, विभिन्न प्रकार के आदर्शों पर चलने वाले। रजगुण मतलब जो सामान्य गुणों के साथ जीवन निर्वाह करने वाले, समाज को एक दृष्टि से देखने वाले और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले। और तम गुण मतलब चोर, चाई, जेब कतरे, बेईमानी करने वाले और आपके साथ ठगी करने वाले लोग सब तमोगुण में आते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। लोगों को कहा जाता है कि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही आपकी मानसिकता का विकास होगा और ऐसे ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप सहयोग करें और शाकाहार बने,
कोशिश करें कि जो फल फूल सब्जियां हैं उसका उपयोग करें। आप अगर मांसाहार है या मांसाहारी का उपयोग करते हैं तो बिल्कुल मांसाहार को छोड़ दें, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर आप तामसिक भोजन करेंगे तो आपके अंदर तामसिक गुण आएगा, और अगर आप सामान्य भोजन करेंगे तो आपके अंदर सत्गुण और रजगुण का विकास होगा। इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान दें। आप तामसिक भोजन को बिल्कुल त्याग दें और शाकाहारी बने। ढेर सारी बीमारियों को शाकाहार के माध्यम से दूर किया जा सकता है। आपने सुना होगा, देखा होगा, मांसाहारी व्यक्तियों को अधिक बीमारियां होती है। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि शाकाहारी बने और शाकाहार को आगे बढ़ाएं। अब देखेंगे हम इस विभिन्न प्रकारों के अलावा अब बात करेंगे व्यक्तित्व की विशेषता। एक व्यक्ति के अंदर अच्छे व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती है, एक अच्छे व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं, जिसको हम गुड पर्सनालिटी मैन या गुड पर्सनालिटी मैन बोलते हैं, उसके अंदर कैसी कैसी विशेषताएं होनी चाहिए, होती हैं, उस व्यक्ति को हम एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बोल सकते हैं। तो जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं उसमें मैं चर्चा करूं तो देखेंगे आत्मचेतना। व्यक्ति के अंदर जो अच्छे व्यक्तित्व का इंसान है, खाली बाहरी सुंदरता पे बिल्कुल मत जाइए आप। बाहर से कितना हसीन है वो, अंदर से गला काटने वाला आदमी है। आपने देखा होगा कई नेता मंत्रियों को बाहर से अच्छे से भाषण देते हैं और मौका मिलते ही आपका जेब काटना बिल्कुल नहीं छोड़ते। कई डॉक्टर्स को आपने देखा होगा जो सामने चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और आपको काटने से बिल्कुल नहीं चूकते। इसलिए बाहरी रूपरेखा, बाहरी बनावट पर बिल्कुल न जाए, उसके वास्तविक व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश करें। तो सबसे पहली विशेषता की बात करूंगा, आत्मचेतना। ऐसे लोग को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। ऐसे लोग अपने आप से मोटिवेट होकर आगे बढ़ते रहते, जीवन में अच्छे कार्य करते रहते हैं। इनको बहुत अधिक निर्देशन परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अच्छे व्यक्तित्व के लोग तो हैं। ये सेल्फ मोटिवेट होते हैं, अपने आप से अपने आप को मोटिवेट करते हैं और जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ते हुए अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आगे बात करें सामाजिकता, तो अच्छे व्यक्तित्व के लोग एक सामाजिक प्राणी होते हैं। वो समाज में सबका सहयोग करते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं, वो सर्वजन हित के बारे में काम करते हैं और वो सामाजिक प्राणी के रूप में अपना और अपने समाज का बेहतर विकास करने के बारे में सोचते हैं। इसके उनके अंदर सामाजिकता का गुण पाया जाता है। अगर आपके अंदर भी सामाजिकता का गुण है तो आप भी एक बेहतर पर्सनालिटी के व्यक्ति हो सकते हैं। सामंजस्यता, ऐसे लोग हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, हर माहौल में अपना सामंजस्य बना ही लेते हैं। ये एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है, एक अच्छे पर्सनालिटी की पहचान है कि आप जिस माहौल में जाते हैं उस माहौल में बिल्कुल ढल जाइए। अगर बच्चों के साथ रहना है तो बच्चों के साथ व्यवहार करिए, उनके साथ खेलिए, उनके खेल में शामिल होइए। और अगर बुजुर्गों के साथ बैठे हैं तो उस बुजुर्गों के अनुभव के हिसाब से बातचीत करिए, ताकि उनको उस व्यक्तित्व के बारे में पता चले। तो ऐसे अच्छे व्यक्तित्व के लोग अपने आप को हर जगह सामंजस्यता के साथ ढाल लेते हैं, अपने आप को उस माहौल के रूप ढाल लेते हैं, जैसा देश वैसा वेश कर लेते हैं। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप भी एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हो सकते हैं। आगे बात करूं दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में, तो ग्रेट विल पावर इनके अंदर होता है। इन अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए पूरा दृढ़ बना के काम करते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जी जान लगा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जागती है कि आज से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, लेकिन जैसी सुबह होती है अलार्म बजता है, अलार्म बंद कर देते हैं, कल से पढ़ूंगा। तो इस प्रकार की अगर इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो आप एक बेहतर व्यक्तित्व के इंसान नहीं कह जाएंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब जिसने ठान लिया तो करके रहूंगा। ठानना यहाँ से है, खाली मुंह से ठानना नहीं होता है। कल से पढ़ाई करूंगा और कल सुबह उस अलार्म बजा, हमने बंद किया, फिर कल से पढ़ाई करूंगा। मेरे दोस्त, जीवन में कभी कल नहीं आता। अगर आप दृढ़ संकल्प करना शुरू कर देते हैं तो आप भी एक बेहतर व्यक्तित्व के इंसान बन सकते हैं। आगे बात करूं तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यता, ऐसे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बड़े स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जब आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो मानसिक स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों को चिंता, दुख, क्षोभ कम होता है, क्योंकि ये आत्मचेतना के बल पर अपने दुख को, अपनी चिंताओं को दूर करते हैं। चिंता न करते हुए चिंतन करते हैं और चिंतन के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढ लेते हैं। विकास की निरंतरता, ऐसे लोग हमेशा विकास के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, आत्मचेतना वाले लोग हैं। ये सामंजस्यता अच्छा कर लेते हैं, इनका शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छा हुआ है, इसलिए इनके विकास में बाधाएं नहीं आती। और अगर बाधाएं आती भी है तो उन बाधाओं को ये आत्मचिंतन और आत्मचेतना के आधार पे बाधाओं को दूर करके अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। आगे देखें निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, ये जिस लक्ष्य को ठान लेते हैं, जिस लक्ष्य को सोच लेते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त
प्राप्त कर लेते हैं अपने दृढ़ इच्छा और दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के माध्यम से। अब बात करें उत्तम समायोजक, इसकी चर्चा हो चुकी है। ये व्यक्ति हर माहौल में अपने आप को बेहतर ढंग से ढाल लेते हैं, एक उत्तम समायोजक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब इसके अलावा व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात हो गई, व्यक्तित्व के प्रकार की बात हो गई और व्यक्तित्व के बारे में हमने कुछ चर्चाएं की। इसमें अगर कोई व्यक्ति या किसी भी हमारे व्यूअर को या किसी भी दर्शक को या किसी भी हमारे मित्र को अगर कोई प्रश्न पूछना हो, कोई तकलीफ हो, कोई जानकारी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर बेहिचक होकर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या के बारे में रख सकते हैं या मुझसे चर्चा कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां हो तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे आइए देखते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अच्छे पर्सनालिटी को खराब कर देती है या हमारी पर्सनालिटी को अच्छा बनने नहीं देती है। हम चाहते हैं कि बचपन से, जन्म से हम बेहतर पर्सनालिटी के व्यक्ति बने। ये कुछ ऐसे इफेक्टिव फैक्टर हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर देते हैं और हम एक कमजोर व्यक्तित्व के इंसान बन के रह जाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करूंगा प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम का प्रभाव। आपने वंशानुक्रम के बारे में सुना होगा कि अगर आपके माता पिता कमजोर व्यक्तित्व के या अच्छे व्यक्तित्व के नहीं हैं तो आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपके माता पिता संकुचित व्यवहार के हैं या संकुचित व्यक्तित्व के हैं या यूं कहूं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के हैं तो आपके अंदर भी उनका वंशानुक्रम कहीं न कहीं आएगा। तो एक बहुत बड़ा प्रभावित करने वाले कारक बन सकता है वंशानुक्रम का प्रभाव। जैसे माता पिता के गुण होते हैं वैसे बच्चे में गुण आते हैं। अगर पिता बहिर्मुखी है या पिता उभयमुखी है, माता उभयमुखी है, तो बच्चे के अंदर भी अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है। बच्चा अच्छे व्यक्तित्व को लेकर पैदा होता है तो वंशानुक्रम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर। दूसरी बात करें कि जैविक कारकों के कुछ हमारे जैविक कारक होते हैं, बायोलॉजिकल कारक होते हैं जिसके कारण हमारा पर्सनालिटी काफी इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। जैसे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां या ऐसे अंदर की विशेष बातें, विशेष ग्रंथियां या पिट्यूटरी ग्रंथियां जो हमारा सही समय में उनका विकास नहीं होता है, जिस जैविक कारकों के कारण हमारा व्यक्तित्व खराब हो जाता है और हमारा व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है और हम कहीं ना कहीं यूं कहें कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बन जाते हैं या शक्ति विहीन बन सकते हैं या फिर तंबुल के अंतर्गत आ सकते हैं। अब तीसरी बात करूं शारीरिक रचना का प्रभाव। हम अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के बारे में कर रहे हैं लेकिन अगर हमारी शारीरिक रचना या शारीरिक बनावट अच्छी नहीं है, किसी दुर्भाग्यवश माता के गर्भ में या किसी घटना के कारण हमारी शारीरिक रचना खराब हो गई है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हम तिरछे हैं, लगड़ा के चलते हैं, बहुत मोटे हैं, बहुत दुबले हैं या बहुत छोटे हैं, तो इसका भी हमारे व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। हम एक छोटे से पर्सनालिटी के साथ अच्छे व्यक्तित्व के बारे में सोच नहीं पाते, जबकि ऐसा असंभव नहीं है। एक छोटे हाइट का व्यक्ति भी अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर सकता है, अपने आंतरिक गुणों को विकसित कर सकता है, लेकिन कहीं न कहीं समाज की बातों को, समाज की यातनाओं को, समाज के टिप्पणियों को सुनने के बाद हम उस व्यक्तित्व को विकसित नहीं कर पाते, अपने गुणों को विस्तारित नहीं कर पाते। क्योंकि कई ऐसे नाटे लोग हैं या कई ऐसे शारीरिक रचना के आधार पर कमजोर लोग हैं जिन्होंने बेहतर काम करके दिखाया है। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, जिनके पैर कटने के बाद शारीरिक रचना उनकी बिल्कुल बिगड़ गई थी, इसके बाद भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा और हिमालय के 7 पीक पर चढ़ाई कर चुके हैं वो। आज बात करता हूँ कि मानसिक योग्यता हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने के मार्ग में मानसिक योग्यता भी बेहतर बाधा बन सकती है, एक मुख्य इकाई बन सकती है। अगर हम मानसिक योग्यता से कमजोर है, मैं यूं कहें कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक है, मंद बुद्धि बालक है या मानसिक रूप से मंद है, तो भी हमारी पर्सनालिटी बेहतर नहीं बन सकती। क्योंकि जब हम मानसिक रूप से कमजोर हैं तो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो ढेर सारे उपाय हैं, तरीके हैं, वो हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर उतार नहीं पाएंगे और अपने व्यक्तित्व का विकास बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं भौतिक वातावरण। हम जहाँ पे जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के लोगों का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, वो चोरी करने वाले लोग हैं, मांस मदिरा खाने वाले लोग हैं, तमोगुण वाले लोग हैं, तो हमारा भी व्यक्तित्व उनके साथ मिलजुल कर वैसा ही हो जाएगा। तो हम जैसे भी भौतिक वातावरण में रहते हैं वैसा ही हमारा विकास हो जाता है। जैसी संगति वैसी रंगति, हमारी संगति जैसी होगी, हमारा भौतिक वातावरण जैसा होगा
वैसे ही तो हमारा व्यक्तित्व होगा। अगर हमारा भौतिक वातावरण सद्गुण का है तो हम भी सद्गुण व्यक्तित्व के होंगे। इसलिए हमारा भौतिक वातावरण भी हमको काफी प्रभावित करता है। एक छोटे बच्चों को साधु की मंडली में छोड़ दे तो 10 साल बाद वो साधु होकर एक अच्छा व्यक्तित्व का आदमी बनके ईश्वर को मानने वाला, समाज को मानने वाला, अच्छे गुणों को विकसित करके अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। लेकिन उसी के दूसरे भाई को, जुड़वा भाई को अगर हम खराब लोगों के बीच छोड़ दें, मदिरा का सेवन करने वाले, मांस का सेवन करने वाले, अनैतिक कार्य करने वाले लोगों के साथ छोड़ दे तो वो 10 साल बाद अनैतिक व्यक्ति बनकर खराब व्यक्तित्व का विकास करके आएगा। तो इसलिए भौतिक वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व के विकास पर। मैं चर्चा करूं विशिष्ट रुचि। कई बार हम अपने रुचियों के आधार पर अपने आप को ढाल नहीं पाते तो हमारा व्यक्तित्व हमसे हाथ से छीनते हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन के जैसा बनना चाहता हूं, मैं शाहरुख खान की कॉपी कर रहा हूं, मैं कपिल शर्मा की कॉपी कर रहा हूं, और लोग उस रुचि के पीछे काम करते हैं। जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डंप कर बैठते हैं। इसलिए विशिष्ट रुचियों के प्रति आकर्षित होकर भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित होता है। आगे देखते हैं सामाजिक प्रभाव। अगर हमारा समाज अच्छा हो तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, और अगर हमारा समाज ठीक नहीं होगा तो हमारा व्यक्तित्व भी ठीक नहीं होगा। आपने कई देशों की या कई जनजातियों के बारे में सुना होगा कि वो आक्रामक जनजाति है तो वहाँ के हर व्यक्ति की पर्सनालिटी आक्रामकता के साथ होती है। आपने सुना होगा वहाँ के बड़े शालीन व्यक्ति है तो हर व्यक्ति की पर्सनालिटी शालीनता के साथ विकसित होती है। आगे देखिए सांस्कृतिक प्रभाव। जैसी हमारी कल्चर, जैसी हमारी संस्कृति होगी वैसी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी बेहतर है, इतनी बढ़िया संस्कृति है कि हर देश के लोग हमारी संस्कृति की प्रशंसा करते हैं, हमारी संस्कृति की छवि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि ऐसा भारत के वासियों के जैसा भी व्यक्तित्व हमारा बने। आगे देखें पारिवारिक प्रभाव। हमारे परिवार का भी हमारे व्यक्तित्व पर बेहद प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार में रोज कलह, लड़ाई झगड़े, मारपीट, शराब मदिरा का सेवन, चोरी डकैती करने वाले लोग व्याप्त हैं, मौजूद हैं, तो हमारा भी व्यक्तित्व उनके साथ साथ उसी आकार में मिलते जाएगा, उन्हीं के परिवेश में ढलते जाएंगे हम भी। आगे बात करूं अंतिम विद्यालय का प्रभाव। हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं और विद्यालय चुनाव के पहले उस विद्यालय के माहौल को, पास पड़ोस की चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, वहाँ के शिक्षकों को देख लें, क्योंकि शिक्षकों को देखकर ही बालक उनका अनुकरण करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि टीचर्स की कॉपी करते हैं कि हमारे टीचर को अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। वो अपने टीचर को रोल मॉडल मान लेते हैं। अपनी माता पिता की बात को शायद नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं, पर टीचर की बात को सुन लेते हैं। इसलिए विद्यालय अच्छा होना चाहिए और विद्यालय के टीचर का व्यक्तित्व भी बेहतर होना चाहिए। अगर बेहतरीन व्यक्तित्व का शिक्षक है तो बच्चा भी बेहतरीन व्यक्तित्व का बनेगा। हमारे विद्यालय परिवेश में जो शिक्षक, प्राचार्य या प्रबंधक है, अगर वो अच्छे व्यक्तित्व के हैं तो बालक के व्यक्तित्व का भी उत्तम और अच्छा विकास होगा। व्यक्तित्व के बारे में आगे और हम चर्चा करने वाले हैं। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के बारे में, व्यक्तित्व के आलपोर्ट के सिद्धांत के बारे में, जुंग के सिद्धांत के बारे में, या व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जो गिलफोर्ड महोदय ने दिया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए अगली वीडियो में हम बातचीत करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलूंगा आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।